सबसे पहले आज आप अपनी ही खबर देखिए, अपने आप को देखिए, भारत को देखिए, इस देश को देखिए कि कैसे देश के बड़े बड़े लोगों से लेकर देश के आम लोगों तक सबने हमें समर्थन दिया है, हमारा हौसला बढ़ाया है और कैसे पूरा भारत अब एक सूत्र में बंध गया है। सुधीर चौधरी जी पे जो FIR दर्ज हुई है केरल में, उन्होंने जमीनी हकीकत दिखाई थी जो देश में आज चल रहा है, और JNK की जो उन्होंने जमीनी हकीकत दिखाई है उसको लेके उसके विरोध में एक केरल में FIR दर्ज की है सुधीर चौधरी जी के खिलाफ में, जो बहुत दुखद है हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि एक जमीनी सच्चाई बताना जरूरी है सभी को। और हमेशा वो देश में जो भी बातें चलती हैं उसकी सच्चाई दिखाते हैं, जमीनी हकीकत दिखाते हैं। मैं सुधीर चौधरी जी के साथ खड़ा हूं और हमेशा साथ ऐसे जो भी देश के लिए बातें कर, दो देश के लिए जो लड़ेगा उसके हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। जिस तरह से सुधीर चौधरी जी ने जी न्यूज के ऊपर अपनी बेबाक राय रखी और सच दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत की, उसके बाद सुधीर चौधरी जी के ऊपर केरला के अंदर FIR दर्ज हुई। पूरा हिंदुस्तान सुधीर चौधरी जी के साथ खड़ा है और मैं भी सुधीर चौधरी जी और जी न्यूज के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि जो देशभगत पत्रकार हैं जब भी वो सच दिखाने की कोशिश करते हैं और सच बोलते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हर किसी को अपनी बेबाक राय रखने का अधिकार है, और मैं इतना कहूंगी कि सुधीर चौधरी जी, अगर सच बोलना अगर गुनाह है तो मैं कहूंगी कि आप ये गुनाह बार बार करें। सुधीर चौधरी जो कि देश के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जी टीवी के DNA प्रोग्राम में जो उन्होंने सच के साथ बोलते हुए बहुत सारी चीजों से पर्दा हटाया, और वो सच केरला सरकार को स्वीकार नहीं हुआ। केरला सरकार ने एक सच बोलने वाले, क्रेडिबल तथ्यों के साथ बोलने वाली सुधीर चौधरी के ऊपर जो FIR लॉन्च की है, हम इसकी जोरदार शब्दों में पुरजोर निंदा करते हैं। डेमोक्रेसी के बाद मीडिया सबसे बड़ा स्तंभ है देश का, और ये क्रेडिबल एक इंडिपेंडेंट मीडिया के ऊपर हमला है। जी न्यूज जो है वो राष्ट्रहित की खबरों का प्रचार प्रसारण करता है, लाखों लोग उसको देखते हैं। सुधीर जिसके संपादक हैं, और मैं समझता हूं कि उनके ऊपर जो FIR है वो एक तरह से मीडिया पर हमला है, क्योंकि वो बेबाक और पूरी जांच पड़ताल के बाद खबर देते हैं। और ऐसे ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी ज़मीनों का जो है मामला उठाया था, जिसमें उन्होंने जिहाद के जरिए की बात की थी। अब जम्मू कश्मीर का मामला है और केरल के अंदर उसकी FIR हो रही है, तो इसी से लगता है कि कुछ लोगों का वेस्टेड इसके अंदर इंटरेस्ट लगता है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हमारे सुधीर चौधरी जी, पूरे जी टीवी की प्रेस की आजादी पे जो हमला हुआ है, इसको भी एक खामोश आतंकवाद कहते हैं, इसको भी एक खामोश जिहाद कहते हैं, जिसको कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेस की आजादी को छीन लिया जाए, आतंकवादी को आतंकवादी ना कहें, जिहादी जो देश को तोड़ने वाले हैं उनको वो ना कहा जाए, कभी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर हमें जरूरत पड़ी कोर्ट में जाने के लिए, हम जाएंगे। जी न्यूज़ इसी ही निडरता के साथ, इसी साहस के साथ उस सच्चाई को अपने DNA कार्यक्रम के माध्यम से दिखाता रहे। हम सभी जी न्यूज़ के साथ हैं, हम सभी सुधीर चौधरी जी के साथ हैं, क्योंकि हम सभी सच्चाई के साथ हैं, हम सभी न्याय के साथ हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार से पत्रकारों की आजादी पर यह सरकार पाबंदी अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लगा सकती। और ऐसे मुद्दों को उठाने वाले इस चैनल के साथ समूचा देश खड़ा है, इस चैनल के पत्रकारों के साथ समूचा देश खड़ा है। सुधीर चौधरी ने जो प्रश्न उठाया है वो वाजिब है और देश हित है, और देश हित में जो अगर इन्होंने जो उठाया है, हम सारी जनता और सारे वर्ग, सारे बुद्धिजीवी वर्ग, सारे लोग, हम लोग उनको इसके लिए जो है साधुवाद देते हैं। और वो डरे नहीं, उनके साथ देश की जनता है, और कुछ लोगों के अगर डराने से या उनके करने से कुछ नहीं होने वाला है। और ये अभी जो है पत्रकारिता में
उन्होंने मील का पत्थर साबित किया है जो है आपका जो है सुधीर चौधरी ने। और सुधीर चौधरी का जो है एक भी बात उन्होंने गलत नहीं किया, जो बात वहाँ हुआ है उसी बात को उन्होंने कहा है। उन्होंने गलत क्या दिखाया है? उन्होंने पूरी तहकीकात करके पूरे सबूत के साथ, पूरे तथ्यों के साथ सारे केस पेश कर दिया। अब इस पर जिसको जो मन करे, अभिव्यक्ति के नाम पर जिस पर मन करे उस पर केस कर दीजिए। तब तो अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या हुआ? मीडिया जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उसको आप बोलने नहीं देंगे, उसको आप न्यूज़ हेडलाइन नहीं देंगे, जनता को बताने नहीं देंगे। अगर वो लोग सच्ची बात नहीं उठाएंगे तो बाकी जनता को, हम लोग जैसे आदमियों को कैसे पता चलेगा कि आखिर में हकीकत क्या है? इसलिए उनको तो ये बात अपना कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकार के खिलाफ एक केरल में एफआईआर होना, जहाँ पे वामपंथियों की सरकार है और वामपंथियों का ही एक एसोसिएशन है कोई यूथ करके, उसी के किसी आदमी ने एफआईआर किया है, तो ये तो सीधा एक राष्ट्रवादी पत्रकार जो है उसको रास्ते से हटाने के लिए ही ये एफआईआर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो निर्भय और जो पत्रकार है वो डरेंगे नहीं, और पूरा देश उनके साथ है और पूरा देश जी न्यूज़ के साथ है। जी न्यूज़ बोलता पूरी करेक्ट बात बोलता है कि भाई यहाँ पे ये गलत हो रहा है, मुसलमान का ये गलत हो रहा है, हिंदू का ये गलत हो रहा है। अरे सही बोलना क्या गुनाह है क्या? इसका मतलब आप किसी पे भी केस डाल दोगे, गलत, पूरा टोटल गलत चीज़ है। मेरा मानना है कि सुधीर चौधरी के साथ और जी न्यूज़ के साथ इसमें पूरा देश खड़ा है। ये जो मुहिम चलाई है, ये मुहिम किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, राष्ट्रवाद की मुहिम है, और इस राष्ट्रवाद की मुहिम को जी न्यूज़ को जारी रखना चाहिए। सभी राष्ट्रवादी इस समय जी न्यूज़ के साथ है। इसका क्या मतलब होता है सर कि जम्मू कश्मीर में केस होता है और ये केस फाइल होता है केरल में जहाँ पे वामपंथी सरकार है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है और इसका सभी को विरोध करना चाहिए। हम सब इसके विरोध में जी न्यूज़ के साथ में है सर, और सुधीर जी चौधरी के साथ में हम रोजाना डीएनए देखते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम, इससे अच्छा प्रोग्राम कोई नहीं हो सकता। देश की जनता जी न्यूज़ के साथ है, सुधीर चौधरी जी के साथ है। जो ये वामपंथी लोग हैं जो देश टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दे रही है, वो इस तरह का ये काम कर रही है। एक देश को तोड़ने के साजिश हो रही है देश के साथ, और जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है। पिछले 1-2 महीने में भी जैसे 1-2 चैनलों के ऊपर हुई है। जो सुधीर चौधरी जी के साथ ये जो घटना कल हुई है, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं, जो बहुत गलत हुआ है। ये सुधीर चौधरी जी हो, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, आपके साथ पूरा नेशनलिस्ट फोर्स खड़ा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब आपके साथ, आपका शाना बशाना इस जंग के अंदर आपके साथ खड़े हैं। सुधीर चौधरी जी ने इनको पूरे देश भर के सामने जो नकाब उतारा है, ये उनकी बुखलाहट है। पर मैं इनको बता दूं कि एक सुधीर चौधरी के खिलाफ जो एफआईआर आप लोगों ने की है और हथियार बनाया है, इससे करोड़ों सुधीर चौधरी पैदा होंगे। मजलूमों की आवाज़ है और सच्चाई की आवाज़ है। अब सच्चाई की आवाज़ को अब दबाया नहीं जा सकता है, और मैं समझता हूँ जो देश के खिलाफ हमेशा, जिन्होंने देश के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है, वो इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वो सुधीर चौधरी को डरा के, उससे जो सच्चाई पे जो उनकी न्यूज़ें होती हैं उनको डरा दमा के इस आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। लेकिन सुधीर चौधरी जी देश की आवाज़ है, वो नेशनलिस्ट लोगों की आवाज़ है, वो हिंदुस्तान की आवाज़ है। हिंदुस्तान का हर फर्द उनके पीछे खड़ा है, और जिन्होंने इसके खिलाफ, सुधीर जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, मैं समझता हूँ उनको अपने अंदर झांक के ना ये देखना चाहिए कि कहीं हम सच्चाई और मजलूमों की आवाज़ के खिलाफ खड़े नहीं हुए हैं। जो एफआईआर हुआ है ये बड़ी गलत है, बड़ी गलत बात है, क्योंकि वो सच बोलते हैं और हमेशा रिसर्च जो होती है उसी पे वो न्यूज़ दूसरों को दिखाते हैं, जिन पे मुझे लगता है इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड ट्रस्ट करता है। उनके खिलाफ ही जो एफआईआर हुआ है बहुत गलत बात है। जी न्यूज़ के साथ साथ हमें जी न्यूज़ सच्चाई की आवाज़ है। सुधीर चौधरी जी जो भी स्टेटमेंट देते वो पब्लिक के हित में होते हैं, और वो सच होते हैं। और क्या नाम इसका, जी न्यूज़ के साथ साथ पूरा मुल्क है, इसके साथ साथ हम भी है। पश्चिम बंगाल हो, केरल हो या फिर कश्मीर, हर जगह पे लगातार पिछले कुछ समय से लैंड जिहाद का मामला देखने को मिल रहा है। लगातार इन क्षेत्रों से हिंदू पलायन कर रहे हैं। इस विषय को गंभीरता से उठाने के लिए जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी का हम सारे देश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
जिस प्रकार से आपने इस खबर को दिखाया है, आपके ऊपर एफआईआर हुआ है केरल में, हम इसकी घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। आपके संग इस देश की पूरी जनता आपके संग खड़ी है। आप लगातार इस खबर को दिखाते रहिए, यह देश आपके साथ खड़ा है। सुधीर चौधरी जी का हम समर्थन करते हैं। जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रचाया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या सच कहना हमारे देश में गुनाह है? जो सुधीर चौधरी जी ने जिहाद के ऊपर कहा था वो गलत था। क्या आप सच कहने पर एफआईआर होंगी? कब तक आप इस सच को रोकोगे? हमें सुधीर चौधरी जी का समर्थन करना चाहिए। ऐसे पत्रकारों की हमें सख्त ज़रूरत है और ऐसे पत्रकार जब तक हमारे देश में रहेंगे तब तक हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हमें सच्चे कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार का समर्थन करना चाहिए। मैं और मेरा परिवार, मेरे सभी साथी सुधीर चौधरी जी के साथ हैं और मैं तब तक साथ रहूंगा जब तक सच की लड़ाइयाँ चलेंगी। देश में तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा राष्ट्रवादी पत्रकारों के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है वो वास्तव में चिंताजनक है और कुछ गैंग जो हावी होते जा रहे हैं, पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देश सब जानता है, देश देख रहा है, देश इसका जवाब देगा। मैं आज जी न्यूज और सुधीर चौधरी जी को सैल्यूट करता हूं एवं उनके साथ खड़ा हूं। जी टीवी का ये उद्देश्य है कि वो हमारे जो देश में डिफरेंसेस है उसको ख़त्म करके भाईचारा फैलाए, जो गलत चीज़ है उसको क्लियरली पेश किया जाए। तो सुधीर जी का मैं पूरा समर्थन करता हूँ, हमारे सभी देशवासी भी उनका समर्थन करते हैं और ये जो उनके ऊपर कोशिश की जा रही है हम उसका पूरा विरोध करते हैं। डीएनए हम डेली देखते हैं कि जहाँ पर सुधीर चौधरी ने जो सच है वो सबको सामने बताते हैं। ये जिहाद के सामने जो बताया वो गलत नहीं है और अभी भी हम सबको ये पुलिस वाले को भी सोचना चाहिए कि भी इनके सामने एफआईआर करना ये बहुत गलत बात है और ये सब न्याय प्रणाली को भी सोचना चाहिए। देश के अंदर हर एक आदमी को बोलने का संवैधानिक अधिकार है, वाणी स्वतंत्रता का, और जो भी मीडिया बता रही है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ये वो जिहादी है जो भारतीय संविधान को मानते ही नहीं है, वो ये जिहादी है जो भारत के टुकड़े करने पे गिने हैं, वो ये जिहादी है जो कुछ सिलेक्टेड समुदाय से आए हैं। जो सबसे अच्छी बात हुई है इस पूरे प्रकरण की वो ये है कि अब जी न्यूज़ आप सबका अपना मंच बन गया है। अब जी न्यूज़ पर आप सब लोग आकर अपनी बात कह सकते हैं। देश क्या सोचता है, आपके मन में क्या चल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा मंच जी न्यूज़ बन गया। और आपने देखा कि अब हमने जी न्यूज़ के इस मंच को आपके लिए, आप सब के लिए, अपने दर्शकों के लिए खोल दिया है। इसलिए आप अगर कुछ महसूस करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो अपना वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं और हम उस वीडियो को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया भी इस समय भारत की तरफ देख रही है। ये जो खबरें हैं, ये जो एफआईआर की खबर है, ये सिर्फ भारत में नहीं, अब इसके बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है। दुनिया भर में जो हमारे भारतीय रहते हैं वो सब भी बहुत बेसब्री से इस समय देख रहे हैं कि उनके देश में क्या हो रहा है, और जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी मीडिया है, वो भी बहुत बेसब्री से ये देख रही है कि भारत में ये क्या होने वाला है और वो भी अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। हमने अभिव्यक्ति की आजादी और कानूनों के दुरुपयोग पर आज देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी बात की और उन्होंने साफ कहा कि मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश सही नहीं है और मीडिया की आजादी का हर लोकतंत्र में सम्मान होना ही चाहिए। जी न्यूज़ ने रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो विषय कश्मीर का दिखाया है, जमीन हड़पने का, वो देश हित में है, जनहित में है। ये बात मैं पूरी प्रामाणिकता से करना चाहूँगा और ये आपका अधिकार भी है, आपके संपादक का भी अधिकार है। अब कुछ लोग अगर जम्मू कश्मीर में दिखाई गई चीज़ पर केरल में केस करते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत सवाल पैदा करता है। जो लोग जिनसे प्रभावित होकर केस करते, मैं एक ही बात कहूँगा, मीडिया की आज़ादी का सम्मान करना सीखिए और मीडिया को अनावश्यक दबाएंगे तो उससे किसी की राजनीति आगे नहीं बढ़ती है। हम लोगों ने इमरजेंसी में संघर्ष किया है तो हम जानते हैं मीडिया का काम है आलोचना भी करना, मीडिया का काम है सार्थक खबरों को भी दिखाना, और अगर कोई आलोचना डिफेमेटरी है
तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। किसी के खिलाफ कोई उसको डिफेम नहीं करना चाहिए, लेकिन जनहित की कोई बात दिखाई जाती है, उससे हमको परेशानी क्या है ये मैं समझ नहीं आता। मेरे कानून मंत्री के रूप में सीमाएं हैं मेरी, लेकिन एक बात क्या सच्चाई नहीं है कि इसको लेकर क्रिश्चियन मिशनरी ने भी लव जिहाद को लेकर सवाल उठाया था। ये देशहित का मामला है, पीएफआई की भूमिका पर देश में चर्चा होती है, लेकिन मैं मीडिया को एक ही बात कहूँगा, ऐसी चीज़ों से न घबराने की ज़रूरत है न परेशान होने की ज़रूरत है। ये देश में मीडिया की आज़ादी सुरक्षित है और भारत का लोकतंत्र मजबूत है। राष्ट्रवाद पर इससे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। हिंदुस्तान की जनता के हृदय में राष्ट्रवाद है, भारत आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको जी न्यूज की इस पत्रकारिता के प्रति कुछ लोग कितने असहनशील हो जाते हैं, इसका एक ताजा उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद अब कुछ लोगों ने मेरी शिकायत ट्विटर को भी कर दिया। यानी कल हम जो बात कर रहे थे, इससे पहले जो हमने बात की थी, जो जम्मू से खबर दिखाई थी, वो हमने आपको दिखाई थी जमीन जिहाद के ऊपर। उसमें हमने ये आपको बताया था जिहाद कितनी तरह का होता है। हार्ड जिहाद भी होता है और सॉफ्ट जिहाद भी होता है। हार्ड जिहाद आपने देख लिया कश्मीर में, जो बंदूकों के जरिए होता है, लेकिन सॉफ्ट जिहाद सोशल मीडिया के जरिए होता है, फिल्मों के जरिए भी होता है, साहित्य के जरिए होता है, इतिहास से छेड़छाड़ के जरिए होता है, टीवी चैनल्स के जरिए होता है, अखबारों मीडिया के जरिए होता है सॉफ्ट जिहाद। अब यह जिहाद एक अलग स्तर पर पहुंच गया और उसका एक ताजा उदाहरण आज मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे हाथ में वो ताजा उदाहरण है। अब जो जिहाद होता है, आपने देखा होगा कि दुनिया भर के जो जिहादी हैं वो सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। आईएसआईएस जैसे जो संगठन हैं वो भी अब सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए डिजिटली लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। और अब जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं वहां पर भी इन लोगों का कब्जा होता जा रहा है। एफआईआर तो हमारे खिलाफ इन्होंने कर दी, अब उन्होंने ट्विटर पर हमारी शिकायतें करनी शुरू की। मैंने कल दोपहर एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि मुस्लिम कट्टरपंथी और इस्लाम के ठेकेदार मेरी उनसे असहमति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि कुछ सरकारें भी देश को बांटने की उनकी इस योजना का हिस्सा बन रही हैं। यह खतरनाक कोशिश अभी के अभी रुकनी चाहिए। यह मेरा ट्वीट था जो आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजी में है, आप इसको पढ़ लीजिए और सोचिए कि इसमें मैंने क्या गलत कहा। लेकिन मेरे इस ट्वीट से भी बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई और यह बात उन्हें बड़ी चुभ गई। इसके बाद इन सारे लोगों ने ट्विटर को एक कंप्लेंट भेजी और कहा कि यह जो ट्वीट है यह सही नहीं है। और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरा जो ट्विटर हैंडल है इसे ब्लॉक किया जाना चाहिए। उसके बाद मेरे पास आज दोपहर को ट्विटर की तरफ से एक मेल आया। आप समझ लीजिए, ट्विटर की तरफ से मेरे पास एक चिट्ठी आई, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। उस चिट्ठी में ट्विटर क्या लिखता है, देखिए। ट्विटर का जो मैनेजमेंट है वो लिखता है, वी हैव रिसीव्ड अ कंप्लेंट रिगार्डिंग योर अकाउंट एट सुधीर चौधरी फॉर द फॉलोइंग कंटेंट। उसमें फिर मेरे ट्वीट का उन्होंने नंबर दिया है, जो ऐसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस नंबर के नीचे फिर लिखा है कि ये जो ट्वीट का जो टेक्स्ट है वो फिर उन्होंने दिया है कि ये ट्वीट का टेक्स्ट है। और फिर लिखा है, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द रिपोर्टेड कंटेंट एंड कुड नॉट आइडेंटिफाई एनी वायलेशंस ऑफ द ट्विटर रूल्स। अकॉर्डिंगली वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन एट दिस टाइम। सोचिए कितनी बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर ट्विटर ने की है। कह रहे हैं, वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन एट दिस टाइम, सिंसियरली ट्विटर। ये उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भेजी है, हिंदी में आपको बता देता हूं। उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई है हमारे पास कि आपने एक भड़काऊ ट्वीट किया है, ऐसा ट्वीट जो मान मर्यादा को तोड़ता है। और उस ट्वीट का उन्होंने जिक्र किया है। पढ़कर मैं अंग्रेजी में आपको सुना देता हूं। मेरा ट्वीट क्या था, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ इस्लाम कांट टॉलरेट एनी वॉइस ऑफ डिसेंट. What is worse is that some governments becoming willing accomplices in their plot to divide the country. This dangerous practice needs to be stopped right now. ये मैंने उसमें लिखा था। मुझे नहीं लगता मैंने कोई खराब बात लिखी। और खुशी इस बात की है कि ट्विटर ये कहता है कि हमने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया और हमें ये नहीं लगा कि इसमें आपने किसी भी कानून का कोई उल्लंघन किया है, इसलिए हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन
जब केरल पुलिस के पास यह कंप्लेंट इसी तरह की गई होगी डीएनए को लेकर, जी न्यूज को लेकर, तो केरल की पुलिस वो नहीं कर पाई जो ट्विटर ने किया। ट्विटर ने तो कह दिया कि हमने इन्वेस्टिगेट कर दिया और इसमें कुछ गलत नहीं पाया, लेकिन केरल की पुलिस ने इस पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली बिना जांच किए। अब आप सोच लीजिए कि जम्मू से जो खबर हमने की उसकी एफआईआर केरल में जाकर होती है और केरल की पुलिस एक बार भी यह जांच करने की कोशिश नहीं करती कि जो शिकायत हुई है उसमें कोई मेरिट भी है या नहीं, और तुरंत नॉन बेलेबल सेक्शंस में गैर जमानती धाराओं के तहत हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। जाहिर है आपको समझ में आ रहा होगा जिसने ये कंप्लेंट की है वो भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और वो सीपीआई का जो यूथ विंग है उसका एक पदाधिकारी है, और उसके कहने पर ये कंप्लेंट दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर हमारे देश में ऐसे दर्ज नहीं होती। आप आम लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे तजुर्बे रहे होंगे। आप जाइए आज थाने में और किसी के खिलाफ शिकायत कीजिए कि इस आदमी की वजह से मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, और आप देखिए कि कितने देश के ऐसे थाने हैं जहां आपके कहने पर चुटकियों में एफआईआर दर्ज हो जाए, और वो भी गैर जमानती धाराओं के तहत। आप जाकर देखिए, यहां तक कि हमारे देश में तो हालत यह है कि अगर मारपीट का भी कोई केस हो जाता है, चीटिंग का कोई केस हो जाता है, या कोई बहुत बड़ा धोखेबाजी का भी केस हो जाता है, तब भी पुलिस बहुत आराम से एफआईआर दर्ज नहीं करती। लेकिन यहां सब कुछ होता चला गया। जाहिर है आप समझ सकते हैं कि ऊपर से आदेश आया होगा, ऊपर से। अब आप समझ लीजिए ऊपर कौन है। ऊपर हो सकता है मुख्यमंत्री हो, ऊपर हो सकता है वो पार्टी हो जिसने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा, और ये जो मुख्यमंत्री हैं इन्हें चुनती तो जनता ही है, लेकिन ये मुख्यमंत्री अब अपने आप को कानून का मालिक समझ बैठते हैं, उस राज्य का मालिक समझ बैठते हैं, उस राज्य का राजा समझ बैठते हैं, और ये कहते हैं, ऐसी इन्हें गलतफहमी हो जाती है कि हम सब इनके राज में जी रहे हैं और ये हमारी किस्मत तय करेंगे। ऐसा इन कुछ गिने चुने मुख्यमंत्रियों को गलतफहमी हो गई है, और ये गलतफहमी आप ही दूर कर सकते हैं क्योंकि जनता ही इन्हें बनाती है। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि इस ट्वीट से कोई आहत हो गया हो सकता है आहत हो गया हो, हम किसी को रोक नहीं सकते। हो सकता है हमने जो खबर आपको दिखाई जमीन जिहाद वाली, उससे भी हो सकता है कोई ना कोई आहत हो गया हो। लेकिन हमारे देश में करीब करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। क्या ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे 20 करोड़ के 20 करोड़ मुसलमान हमसे आहत हो गए? हो सकता है कि सिर्फ 20 लोग ही आहत हुए हों, हो सकता है सिर्फ 2 ही लोग आहत हुए हों, और यह भी हो सकता है, जिसके बहुत चांस हैं, कि सिर्फ ये शिकायतकर्ता ही आहत हुआ हो, और वो भी किसी खास कारण से। तो क्या पुलिस किसी एक व्यक्ति को 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज मानकर एफआईआर दर्ज कर लेगी? जिस आदमी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है उसे मुसलमानों का ठेकेदार किसने नियुक्त किया है? वो कैसे ये बताएगा कि देश के 20 करोड़ मुसलमान यही सोच रहे हैं जिहाद के बारे में जो वो सोचता है? हो सकता है बाकी के करोड़ों मुसलमान इस व्यक्ति से सहमत ना हो। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को जानता हूं, ज्यादातर मुसलमानों को, जो देशभक्त हैं, जो आज भी भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आज भी भारत को एक रखना चाहते हैं, और जो भारत के वैसे ही देशभक्त नागरिक हैं जैसे हम और आप हैं। ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन उनकी ठेकेदारी क्या ऐसे लोग करेंगे? किसी विचार के लिए पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ एफआईआर कर लेना, उन्हें गिरफ्तार कर लेना, उन्हें थानों के चक्कर लगवाना, अदालतों के चक्कर लगवाना, यह पत्रकारों को डराने धमकाने का नया हथियार है, जिससे पत्रकारों को चुप करवाया जा सके। पत्रकारों को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है, अगर आपने जिहाद का जा भी बोला तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। एक तरह का आपातकाल है ये। लेकिन इस तरह की राजनीतिक एफआईआर उन पत्रकारों के मनोबल को कभी नहीं तोड़ सकती जो जनता के मुद्दों की बात करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत खास संदेश आया है एक देश के और वरिष्ठ पत्रकार का। डीडी न्यूज के सीनियर एडिटर अशोक श्रीवास्तव ने आज पत्रकारों पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ अकेले ही दिल्ली के प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर विरोध किया है और अपनी आवाज उठाई है। अकेले वो खड़े हुए हैं। पहले आप उनका ये संदेश सुनिए और फिर हम अपनी बात आपको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, देश में जब कभी भी मीडिया पर या पत्रकारों पर हमले हुए हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिशें हुई हैं,
उस वक्त इसी प्रेस क्लब से लगातार ये आवाजें उठी हैं कि मीडिया पर और पत्रकारों पर हमले बंद होने चाहिए। इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है, प्रेस क्लब भी बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठे। और आज मैं प्रेस क्लब इसीलिए आया हूं क्योंकि महाराष्ट्र में और केरल में जिस तरह से पत्रकारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज मैं इस प्रेस क्लब के सामने आया हूं और आज ये आवाज उठा रहा हूं। जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस जो है एक मामला दर्ज करती है और उससे पहले राहुल कुलकर्णी नाम के एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसी तरह का मामला अमीश देवगन के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है। और अब हम देख रहे हैं कि जी न्यूज के सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एक मामला दर्ज किया गया है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे, पिनराई विजयन की नाक के नीचे, ये दरअसल महाराष्ट्र और केरल की सरकारें मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं, पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं और इसके खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर बोलना चाहिए और इसके खिलाफ मीडिया में भी सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। दिल्ली के प्रेस क्लब के बाहर अशोक श्रीवास्तव अकेले खड़े होकर अपने दम पर यह बात कह रहे हैं। आज हमारे देश की हालत असल में ऐसी ही हो गई है क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं वो अक्सर अपने आप को ऐसे ही अकेला खड़ा हुआ पाते हैं। जो लोग सच बोलने की हिम्मत करते हैं अक्सर आजकल इस कलयुग में उनकी हार हो जाती है। लेकिन हम ये सब बदलना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब सच बोलने वाले अकेले नहीं रहेंगे। अब सच बोलने वाले हारेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे। आपने देखा कैसे अशोक श्रीवास्तव पत्रकारों के खिलाफ दर्ज होने वाली इन एफआईआर का विरोध कर रहे हैं और हमले को गलत बता रहे हैं। इसलिए अब आपको हम ये भी समझाना चाहते हैं कि जिन कानूनों के तहत इस तरह की फर्जी एफआईआर दर्ज होती हैं उन कानूनों का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। केरल में मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें आरोप है कि जी न्यूज ने 11 मार्च को जो कार्यक्रम दिखाया उससे देश के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और ये एफआईआर आईपीसी की धारा 295A के तहत दर्ज की गई है जो नॉन बेलेबल है। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, सबको अपनी बात कहने का हक देता है, तो फिर जिहाद का जिक्र किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कैसे कर सकता है। आईपीसी की इस धारा को उन पत्रकारों के खिलाफ नया राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है जो सच दिखाने की हिम्मत करते हैं। इस देश में ऐसे गिने चुने पत्रकार ही अब बचे हैं, लेकिन कई राज्यों की सरकारों को ये सच पसंद नहीं है। वो जानते हैं अब बस थोड़े से लोग और बचे हैं, थोड़े से पत्रकार और बचे हैं और इस आखिरी राउंड में अगर हमने इन सारे पत्रकारों को इनका सफाया कर दिया, इन्हें डरा दिया, धमका दिया, ये अगर चुप हो गए तो फिर हमारा एजेंडा लगभग पूरे देश में लागू हो जाएगा। आईपीसी की धारा 295A की तरह ही एक और धारा है जिसे आईपीसी की धारा 500 कहते हैं, 500। यह धारा किसी के ऊपर तब लगाई जाती है जब उस व्यक्ति पर किसी की मानहानि या डेफेमेशन का आरोप होता है। आईपीसी 295A की तरह आईपीसी 500 का इस्तेमाल भी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर होता है और आज ये बात मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले में मानी है। एक मीडिया हाउस के कुछ पत्रकारों और एक निजी कंपनी के बीच चल रहे मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन ने अपने फैसले में आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो आप सबको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मानहानि की इस धारा को एक शक्तिशाली नेता और कंपनियां पत्रकारों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं जिसके जरिए पत्रकारों को डराया जाता है, लेकिन अदालतें लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करती रहेंगी। जस्टिस GR स्वामीनाथन ने अपने फैसले में जो सबसे बड़ी बात कही है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को एक एक्टिविस्ट की भूमिका निभानी होगी क्योंकि ये सब जानते हैं कि मानहानि के मुकदमों का इस्तेमाल शक्तिशाली राजनेता और प्राइवेट कंपनियां लोगों को डराने धमकाने के लिए कर रही हैं। इन शक्तिशाली लोगों की जेबों में बहुत पैसा, इस पर ध्यान दीजिए, वो लिख रहे हैं शक्तिशाली लोगों की जेबों में बहुत पैसा है। इन लोगों के हाथ इतने लंबे हैं कि वो मीडिया हाउस जिनके पास संसाधन है वो भी इनके सामने हथियार डाल देते हैं क्योंकि मीडिया हाउस भी कितने दिन तक लड़ेगा, पत्रकार भी कितने दिन तक लड़ेंगे और ये जो लंबी कानूनी लड़ाई होती हैं ये पत्रकारों को थका देती हैं। पत्रकार अपना काम करेगा या अदालतों के चक्कर काटेगा।
पत्रकार अपना काम करे या 12-12 घंटे थानों में बैठा रहे? पत्रकार क्या करे? और आखिर में होता यह है कि पत्रकार अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है और फिर धीरे 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 वो इस लड़ाई को हारने लगता है। लेकिन अब इस कहानी को हम बदलना चाहते हैं। इस कहानी के क्लाइमैक्स को हम बिल्कुल बदल देना चाहते हैं। साफ है कि हमारे देश में कानूनों का दुरुपयोग उन लोगों के खिलाफ जमकर होता है जो सच बोलने की हिम्मत करते हैं। आईपीसी की धारा 295A और 500 इसी दुरुपयोग का उदाहरण है। आज हमने जब इस मुद्दे पर जाने माने विशेषज्ञों से बात की तो ज्यादातर ने दो ही बातें कही। एक ये कि ऐसी धाराओं का दुरुपयोग बंद होना चाहिए और दूसरी बात यह कि अभिव्यक्ति की आजादी का यह उल्लंघन है। आप भी इन प्रतिक्रियाओं को आज ध्यान से सुनिए। लगता है कि जो भी व्यक्ति विशेष जो चल के आए हैं थाने तक, जिन्होंने FIR लॉन्च की है, उनकी लीनिंग भी लेफ्टिस्ट लीनिंग है, थोड़ा गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। तो जहां पॉलिटिकल वेंडेटा है और पॉलिटिकल लीनिंग्स पे है तो हमारे हिसाब से ये FIR लॉज नहीं होनी चाहिए। और एक चीज मैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि सेक्शन 196 ये कहता है कि ये जो 295A वगैरह के ऑफेंसेस हैं, ये जो है बिना सैंक्शन के प्रोसिक्यूशन नहीं लॉन्च हो सकता, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। और जिस वक्त जो है जब प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा, सैंक्शन दिया जाएगा, तो जो अथॉरिटी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कराएगी। जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की बात सैंक्शनिंग के वक्त हो रही है तो हम तो ये कहते हैं कि जहां पे FIR लॉन्च करने के पहले सुप्रीम कोर्ट भी कह रखा है कि हर केस में जरूरी नहीं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता हो तो आप FIR ही लॉन्च करें। आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद अगर आपको प्राइम फेसाई कुछ कंटेंट्स लगते हैं तो आप FIR लॉन्च कीजिए। बट यहाँ पे तो आउटराइटली हमें लगता है केरल का आदमी जम्मू कश्मीर से जिसको कुछ लेना देना नहीं, तो इट अपीयर्स टू बी अ मोटिवेटेड मूव। बहुत फेयर और बोनाफाइड एक्शन नहीं दिखता। और स्पेशली जहां पे दूसरा पक्ष भी जो है अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहा है ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली उसके अपने रिसोर्सेज से, स्टोरी को गलत नहीं बता रहे हैं, स्टोरी का ऑब्जेक्ट गलत बता रहे हैं। हम नहीं समझते कि दूर दूर से सेक्शन 295A IPC इन द फैक्ट्स ऑफ द केस अट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आप जिहाद के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में, देश प्यार के बारे में किसी तरह की कोई बात करते हैं और वो भी आपका मंशा मेलिशियस नहीं है, एकेडमिक आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, आप न्यूज देना चाहते हैं, अभिव्यक्ति है, तो ये किसी तरीके से भी 295A में नहीं आता है। 295 में बहुत ही गंभीर स्थिति में आप किसी धार्मिक स्थान पर हमला करते हैं, आप किसी के धार्मिक स्थान की, मान लो सिख भाई पगड़ी पहनते हैं, आप उनके खिलाफ कोई उसको उछालते हो, उसके खिलाफ कोई उस पर गन फेंकते हो। आप मुसलमान भाई हैं, उनकी ड्रेस को लेकर, मस्जिद के बारे में, कुरान साहब के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं जानबूझकर, डेलिबरेटली एंड मेलिशियसली, तब वो उसके अंदर आता है। जिहाद के बारे में, राष्ट्र प्रेम, देश प्यार, इसके बारे में कोई कमेंट करना, और जबकि उनकी बदनीति नहीं है इसमें, वो सिर्फ तथ्य लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी दृष्टि में 295A में नहीं आता। सुधीर जी की और जी न्यूज की सराहना करना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अपने लोकप्रिय चैनल पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो बात उन्होंने कही है, मुझे और लगता है किसी प्रकार कानून का भंग करने वाला नहीं है। कोई सवाल उन्होंने जरूर उठाए हैं और सवाल उठाना ये पत्रकार का काम है। अगर इस प्रकार सवाल उठाने पर कोई उसको दबोच देना चाहता है, FIR करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र का एक उस पर सुरुंग लगाना चाहते हैं और इस प्रकार अभिव्यक्ति आजादी पर यह हमला है। लेकिन FIR दर्ज हुआ इसका मतलब कोई गुनहगार भी नहीं बनता है। जरूर ये बात चैलेंज कर सकते हैं सुधीर जी, और इस प्रकार FIR किस दुष्ट हेतु से प्रेरित किए, ये बात भी FIR क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट में भी जा सकती है। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या मीडिया कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सवाल खड़ी नहीं कर सकती है? अगर हम इस प्रकार FIR दर्ज करके प्रसार माध्यम की गला घोटना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये लोकशाही के लिए बहुत डेंजरस है।
हम फिर ये कहना चाहते हैं, बड़ा सवाल ये नहीं है कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका क्या होगा, मैं बचूंगा या मैं जेल में जाऊंगा। बड़ा सवाल ये नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद देश में क्या होगा। बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद मीडिया में किसी की भी इतनी हिम्मत होगी कि वो सच आपसे कह सके। बड़ा सवाल ये है कि उसके बाद देश में मीडिया बचेगा भी या नहीं, और अगर बचेगा भी तो वो मीडिया बचेगा जो आपको सिर्फ एक तरफा खबरें दिखाएगा। ये बड़ा सवाल है।